हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका री एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस का, उसके लिए होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर उठाए हैं। तो आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो क्लास को आपको अंत तक देखते ही चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। कल्हण, चंद्रवरदाई, हर्षवर्धन, वाल्मीकि। आपको क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। आपको बताना है कि यहाँ पर पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो कल्हण की रचना नहीं है, हर्षवर्धन की रचना नहीं है, वाल्मीकि की रचना नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। अगर हम बात करें यहाँ पर कल्हण, तो कल्हण की महत्वपूर्ण रचना है राजतरंगिणी, एग्जाम में पूछी गई है। हर्षवर्धन की बात करें, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वाल्मीकि की बात करें, रामायण की रचना इनके द्वारा की गई। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। और आज की क्लास के जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, अपनी नोटबुक में नोट करते ही चलेगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? अंधा युग, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नई साहित्यकार का सौंदर्य। यहाँ पर आपका नहीं पूछा गया है, आपको बताना है कि मुक्तिबोध जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। अगर हम बात करें चांद का मुंह टेढ़ा, ये इन्हीं की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल, ये भी इन्हीं की रचना है। नई साहित्यकार का सौंदर्य, ये भी इन्हीं की रचना है। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन हमारा पहला सही होने वाला है। अंधा युग इनके द्वारा रचित रचना नहीं है। तो अंधा युग किसके द्वारा रचित रचना है? तो धर्मवीर भारती के द्वारा। धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? अंधा युग। धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। ये भी एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यहाँ पर आपको दिया गया है वाक्य, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, इनमें से कौन सा है? सबका नाम, संबंध का नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम। बताइए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। अगर हम बात करें सर्वनाम की, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। आपको यहाँ पर वाक्य दिया गया है, उसके लिए आपको एक शब्द यहाँ पर पहचानना है। तो उपकार करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतघ्न, परोपकारी या धर्मज्ञ। बताइए, उपकार करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो कृतघ्न नहीं होगा, परोपकारी नहीं होगा, धर्मज्ञ नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। उपकार करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? कृतज्ञ। अगर हम बात करें कृतज्ञ की, इनके किए गए उपकार को नहीं मानने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? कृतज्ञ। परोपकारी की बात करें, दूसरों की भलाई करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? परोपकारी। धर्मज्ञ की बात करें, जिसे किसी धर्म का अच्छा ज्ञान हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? धर्मज्ञ। उसके लिए एक अच्छा विकल्प है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। और हम एक प्रयास करें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर ना जाए। और अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। आपको यहाँ पर कनक दिया गया है, उसका आपको अनेकार्थी शब्द यहाँ पर पहचानना है। चांदी, सोना, कंगन या चावल। बताइए, कनक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो चांदी नहीं होगा, कंगन नहीं होगा, चावल नहीं होगा। कनक का अनेकार्थी शब्द क्या है? सोना। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 2 सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। आपको यहाँ पर क्रिया दी गई है आना और सामान्य भविष्यत काल आपको दिया गया है। आपको यहाँ पर पहचानना है कि इसमें से ऑप्शन में से कौन सा इसमें आएगा। स्कूल बस 5 मिनट में, यानी कि आपको यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है और आपको यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। मैं आ गई, मैं आएगी, मैं आके गई, मैं आके चली गई। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, मैं आ गई, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत होगा, चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। ये क्या है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अगर हम बात करें सामान्य भविष्यत काल की, तो क्रिया के जो रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे क्या कहा जाता है? सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा 2 सही होने वाला है, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के रचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। आपको यहाँ पर क्रिया का भेद पूछा गया है और वाक्य दिया गया है, आपको बताने की क्रिया का भेद इसमें कौन सा है। रवि दीवार रंगने लगा, आपको क्रिया का भेद बताना है। कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया या संयुक्त क्रिया, बताइए। रवि दीवार रंगने लगा, इसमें कौन सी क्रिया है। अगर हम बात करें कृदंत क्रिया, ये नहीं होगा, पूर्वकालिक क्रिया भी नहीं होगा, नाम धातु क्रिया भी नहीं होगा। तो रवि दीवार रंगने लगा, अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सी क्रिया है, यहाँ पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर 4 सही होना, संयुक्त क्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। आपको यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिया गया हंस, इसका स्त्रीलिंग आपको यहाँ पर पहचानना है। हंसिनी, हंसिनी, हंसिया या हंसी, बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होने वाला है। अगर हम बात करें हंस की, तो हंस का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, हंसिनी क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प आपको पहचानना है। आपको यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिया गया है कुम्हार, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा आपको वह पहचानना है। कुम्हारी, कुम्हिनी, कामहिनी, कुम्हारिन, कुम्हारइन, आपको बताना है कि क्या होगा। अगर हम बात करें कुम्हार का, तो कुम्हारी नहीं होगा, कामहिनी नहीं होगा, कुम्हारइन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 सही होने वाला है। कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा, कुम्हारिन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। आपको यहाँ पर एक वचन दिया गया है चुटिया, इसका बहुवचन आप क्या होगा ये आपको पहचानना है। अगर हम बात करें चुटिया की, ये एक वचन है, चुटियों, चुटियाँ, चुटियों, चुटियाएँ, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन हमारा चुटियों नहीं होगा, चुटियों भी नहीं होगा, चुटियाएँ भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, चुटिया का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा, चुटियाँ होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। आपको यहाँ पर शब्द दिया गया है कृपण, आपको इसका वर्ण विच्छेद भी यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो कृपण का जो वर्ण विच्छेद होगा तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। तो कृपण का जो सही वर्ण विच्छेद होगा वो क्या होगा, आधा क धन र, धन आधा प, धन अ, धन आधा अण, धन अ, ये क्या होगा, इसका सही वर्ण विच्छेद होने वाला है। अगर हम बात करें व्यंजन की, तो सभी व्यंजन स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं। तो अगर हम बात करें कृपण की, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर 4 यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण, कर्षण, कृष्ण या कषण, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम बात करें शुद्ध वर्तनी की, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है, यहाँ पर कृष्ण क्या है, हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द का विशेषण प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, आपको यहाँ पर वाक्य दिया गया है, इसमें आपको विशेषण पहचानना है। इस, बहुत, ऊंचे ऊंचे या पहाड़, आपको यहाँ पर बताते हुए चलना है कि इसमें कौन सा विशेषण होगा। अगर हम बात करें इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो इसमें विशेषण क्या होगा, तो विशेषण क्या होने वाला है, इसमें बहुत, इसमें क्या है, विशेषण है। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तो बहुत क्या है, इसमें विशेषण है। अगर हम विशेषण की बात करें, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, जिससे क्या है कि हमारा मनोबल भी घटता जा रहा है। कम से कम आप हमें ये तो बता ही सकते हैं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा, उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमें भी ये पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। आपको यहाँ पर पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, भवभूति या हर्षवर्धन, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो अरविंद घोष नहीं होगा, भवभूति नहीं होगा, हर्षवर्धन नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई है, दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है।
अरविंद घोष की बात करें दिव्य जीवन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। भवभूति की बात करें मालती माधव इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हर्षवर्धन की बात करें रत्नावली, नागमती, प्रियदर्शिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जो हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है सलाहकार सम्मान पुरस्कार वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से क्या दिया जाता है, हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर उसका क्षेत्र पूछा गया है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। भाषा संस्कृति के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के क्षेत्र में। बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो भाषा संस्कृति के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, खेलकूद भी नहीं होगा, तकनीकी भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है, सलाहकार सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य की उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आपको यहाँ पर अलंकार बताना है कि इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यहाँ पर आप अलंकार कर लीजिएगा, अलंकार, अनुप्रास अलंकार। आपको बताना है कि यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार। बताइए क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की रघुपति राघव राजा राम, अगर हम बात करें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार नहीं होगा, रूपक अलंकार भी नहीं होगा, उपमा अलंकार भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यानी कि जब वाक्य के जब वाक्य में क्या हो, एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं र र र और र, यहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। आपको यहाँ पर अव्यय पूछा गया है कि यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आप यहाँ पर लगा लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया गया है के आगे। आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें अव्यय है। सीता के आगे रमा खड़ी है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा अव्यय होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया गया के आगे, आपको बताना है कि इसमें कौन सा अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो क्रिया विशेषण अव्यय नहीं होगा, समुच्चय बोधक अव्यय भी नहीं होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय भी नहीं होगा। के आगे में इसमें कौन सा अव्यय है, यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है, इसका शुद्ध रूप आपको पहचानना है। घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, सुबह घूमना अच्छा है। आपको बताना है कि इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, घूमना सुबह है अच्छा ये भी नहीं होगा, सुबह अच्छा है घूमना ये भी नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होना है, सुबह घूमना अच्छा है। इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा वाक्य का, सुबह घूमना अच्छा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है। यहाँ पर आपको छंद दिया गया है, आपको बताना है कि इस छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है। अगर हम बात करें इस छंद की तो करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, है मात्र भूमि तू सत्य ही सगुण मति सर्वेश की। आपको बताना है कि इस छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है। 15 से 13 के क्रम से 28, पहले और तीसरे में 12, पहले चरण में 24, प्रत्येक चरण में 24। बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो रहा है, 15 से 13 के क्रम से 28। यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। आपको यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, इसका आपको सही अर्थ यहाँ पर पहचाने। अंक भरना, रो पढ़ना, गले लगाना, बदल जाना या मूर्ख बनाना। बताइए कौन सा इसमें इस मुहावरे का अर्थ होगा। अगर हम बात करें सही अर्थ की तो रो पढ़ना नहीं होगा, बदल जाना नहीं होगा, मूर्ख बनाना भी नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, गले लगाना क्या है, अंक भरना का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, अद्भुत रस। आपको यहाँ पर दिया गया है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो वात्सल्य रस नहीं होगा, भयानक रस नहीं होगा, अद्भुत रस नहीं होगा। तो श्रृंगार की बात करें, श्रृंगार आप सही कर लीजिएगा, श्रृंगार रस। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन हमारा 2 सही होने वाला है। संयोग और वियोग किस रस के रूप है, तो श्रृंगार रस के रूप है। अगर हम बात करें रस की
तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है तो वो क्या कहलाते हैं? उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आई होप आपके रस समझ में आ गया होगा रस किसे कहते हैं, यानी कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे। आपको इसमें क्रमवाच्य पहचानना है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है। पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। पिताजी ने पत्र पढ़ा। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। पिताजी पत्र पढ़ रहे। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पिताजी ने पत्र पढ़ा, ये ऑप्शन हमारा गलत है। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, ये भी गलत है। पिताजी पत्र पढ़ रहे, ये भी गलत है। तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ये ऑप्शन हमारे यहाँ है क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को उसका फायदा मिल सके। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? आपको यहाँ पर योजक चिन्ह का सही उदाहरण पहचानना है। शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। हेमा गुनगुन माया सहेलियाँ हैं। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। मैं घूमने जा रही हूँ। आपको बताना है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। ये ऑप्शन क्या है? योजक चिन्ह का सही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचाने। आपको समास दिया गया है, आपको सही समास यहाँ पर पहचाने। सप्त सिंधु यहाँ पर आपको दिया गया है। 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों का समूह। आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा, सप्त सिंधु यानी कि 7 सिंधुओं का समूह। यानी कि जिस समाज में पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर द्विगु समास होता है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 3 सही होने वाला है, सप्त सिंधु। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो 7 सिंधुओं का समूह। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। यहाँ पर समान अर्थ वाला शब्द पूछा गया है। पत्थर आपको यहाँ पर दिया गया है, इसका समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? पाषाण, गिरी, नभचर या निर्भय? बताइए। अगर हम बात करें समान अर्थ वाले शब्द की, अगर हम बात करें समान अर्थ वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं तो समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि पत्थर का कौन सा होगा। तो पहले ऑप्शन हमारा सही है, इसका समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? पाषाण। अगर हम गिरी के समानार्थी शब्द की बात करें यानी कि पर्यायवाची शब्द की बात करें, अचल, नग, भूधर क्या है? गिरी यानी कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। नभचर की बात करें, पक्षी, खग, विहंग इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द है। निर्भय की बात करें, भयमुक्त, निडर क्या है? इसके समान अर्थ वाले शब्द है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, पत्थर का क्या है? समान अर्थ वाला पाषाण। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना नहीं है। यहाँ पर जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है वो आपको यहाँ पर पहचानना है। पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन या दिखावा? बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें पहले ऑप्शन की तो पुनर्जन्म, तो यहाँ पर पुनः क्या है? इसमें उपसर्ग है और जन्म क्या है? यहाँ पर मूल शब्द है। कुधर्म की बात करें तो कु इसमें क्या है? यहाँ पर कु क्या है? इसमें यहाँ पर उपसर्ग है और धर्म क्या है? इसमें मूल शब्द है। अगर हम बात करें आजीवन की तो आजीवन इसमें क्या है? उपसर्ग है और जीवन इसमें क्या है? मूल शब्द है। तो पुनः की बात करें तो पुनः उपसर्ग है, जन्म इसमें क्या है? मूल शब्द है। कुधर्म में क्या की बात करें तो उपसर्ग क्या है? इसमें कु है और धर्म क्या है? इसमें मूल शब्द है। आजीवन की बात करें, आ इसमें क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है और जीवन इसमें क्या है? मूल शब्द है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 4 की बात करें तो दिखावा में इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारे 4 सही होने वाले। उपसर्ग की बात करें तो वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और उनके क्या कर देते हैं? उनमें परिवर्तन ला देते हैं, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय की बात करें मूल शब्द के पीछे जोड़ते हैं और उसमें परिवर्तन कर देते हैं, तो ये अगर हम बात करें तो उन्हें क्या कहा जाता है? यहाँ पर प्रत्यय कहा जाता है। यानी कि उपसर्ग की बात करें मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय की बात करें मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पर प्रत्यय कहलाते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया उपसर्ग और प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको स्वार्थ दिया गया है, उसका विपरीत अर्थ वाला शब्द आपको यहाँ पर चुनना है।
आपको बताना है कि स्वार्थ का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है, परमार्थ, विषाद, निस्वार्थ या वरिष्ठ, बताइए। अगर हम बात करें यहाँ पर स्वार्थ की, तो स्वार्थ यानी कि स्वयं का फायदा चाहने वाला, यानी कि स्वयं का फायदा चाहने वाला क्या कहा जाता है, स्वार्थ कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन की अगर हम बात करें तो परमार्थ हमारा यहाँ पर सही हो रहा है, यानी कि दूसरों का भला चाहने वाला, यानी कि दूसरों का फायदा करने वाला, वो क्या होता है, परमार्थ। तो स्वार्थ यानी कि स्वयं का फायदा चाहने वाला, और यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होने वाला है परमार्थ। अगर हम निस्वार्थ की बात करें यानी कि बिना फायदे का, यहाँ पर क्या है, यानी कि निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना, यानी कि जैसे कि आप मोहन ने निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता की, यानी कि जो जहाँ पर बिना फायदा हो, यानी कि बिना फायदा चाहे किसी की सेवा करे या कोई कार्य करे, वहाँ पर क्या है, निस्वार्थ। तो यहाँ पर स्वार्थ का जो यहाँ पर विपरीत अर्थ वाला शब्द हो वो क्या होगा, परमार्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बनाए, इंसान, मदद, जादूगर या समझ, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर इंसान नहीं होगा, मदद नहीं होगा, समझ भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, जादूगर। इसमें क्या लगा है, जादू इसमें मूल शब्द है, गर इसमें प्रत्यय लगा है, यानी कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए वे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है, यानी कि अत्यधिक दिया गया है आपको, इसका सही संधि विच्छेद आपको पहचाने। अधन त्याधिक, अति धन अधिक, अत्यधन अधिक, अत धन अधिक। आपको बताने की कौन सा इसमें सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा सही होगा, अति धन अधिक, इसका क्या होगा, सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उच्च सामासिक युग्म पद है। आपको यहाँ पर आचार शब्द यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इसका आपको सामासिक युग्म पद यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन या अनादर, बताइए। अगर हम बात करें आचार की, तो खाने की वस्तु नहीं होगा, चाल चलन भी नहीं होगा, अनादर भी नहीं होगा, यानी कि आचार और विचार, आचार विचार, ये क्या है, इसका सामासिक युग्म पद है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होने वाला, विचार यहाँ पर आएगा, आचार विचार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। फ्रेंड्स, हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही समान अर्थ वाला शब्द है। आपको यहाँ पर दुविधा दिया गया है, इसका समान अर्थ वाला है, आपको यहाँ पर शब्द पहचानना है। धर्म संकट, यथातथ्य, होनहार या विस्तृत, बताइए इसका समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा। अगर हम बात करें समान अर्थ, दुविधा का जो समान अर्थ वाला शब्द होगा पहला ही होगा, धर्म संकट। ये क्या है, इसका समान अर्थ वाला शब्द है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी क्लास आपको कैसे लगी उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।